गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला टॉपिक कर रहे हैं, तो इस टॉपिक में अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिसाइड होती है। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को डिसाइड या किस आधार पर हम लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिसाइड करते हैं, इसके हमने बात की है कि दो तरह से। एक तो परंपरागत कारण यानी ट्रेडिशनल वेज। परंपरागत कारणों में भूगोल की ऊपर निर्भरता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा है मॉडर्न रीजन्स यानी आधुनिक कारण क्या है। तो इन दो पर हमने विस्तृत व्याख्या कर ली है, उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। अब हम इसी टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं, तो इस वाले उसमें हम विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कर रहे हैं। वर्गीकरण का मतलब है अब हम वर्गीकृत यानी बांट कर समझ रहे हैं उद्योगों को कि किस किस तरह के उद्योग होते हैं और किस आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत या बांटा जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, क्लासिफिकेशन। तो विनिर्माण उद्योगों का क्लासिफिकेशन है यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन को सबसे पहले आकार के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। आकार के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज के आधार पर हम करते हैं। एक तो ये वर्गीकरण है। दूसरा जो बड़ा वर्गीकरण है वो कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तीसरा जो है हम करते हैं निर्मित माल के आधार पर। निर्मित माल के आधार पर यानी फिनिश्ड गुड, फिनिश गुड्स या हम इसे मटेरियल भी कह सकते हैं। चौथा जो हमारे पास आधार है स्वामित्व के आधार पर। इसके साथ स्वामित्व भी कहते हैं या हम इसके साथ प्रबंधन वर्ड भी यूज करते हैं। स्वामित्व या प्रबंधन यानी ऑन द बेसिस ऑफ ownership and मैनेजमेंट। तो हमारे क्लासिफिकेशन के स्टूडेंट जो ब्रॉड या बेहतर जो वर्गीकरण के आधार हैं वो ये हम चार हैं। आप इन चार को हैं, आगे हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। हमने अभी समझा कि विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण जो बेहतर वर्गीकरण है उसके चार आधार हैं। जो उसमें पहला आधार है या पहला बेसिस है वो आकार के आधार पर है। आकार के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज यानी इंडस्ट्री का साइज क्या है, इसके आधार पर हम उद्योगों को वर्गीकृत करते हैं। तो उद्योगों को वर्गीकृत करने के लिए हम आकार को जब महत्वपूर्ण मानते हैं तो इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं या कारक है जिनके द्वारा तय होता है कि ये किस आकार की इंडस्ट्री है और ये कैसी इंडस्ट्री है। तो इस जो फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं या जो इसमें शामिल हैं वो है तीन फैक्टर हैं जिनको हम शामिल कर सकते हैं। पूंजी की मात्रा यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल या क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। दूसरा श्रमिकों की संख्या यानी नंबर्स ऑफ एक्टिव लेबर। श्रमिकों की संख्या में भी हम कर लेंगे कार्यरत श्रमिकों की, कार्यरत यानी एक्टिव। तीसरा है उत्पादन की मात्रा के आधार पर। उत्पादन की मात्रा का मतलब क्या है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, फिनिश गुड का कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये तीन बेसिस है, इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो पूंजी की मात्रा, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस तरह से उद्योगों के आकार को तय
का काम करती है। मान लीजिए कि आप घर में कोई इंडस्ट्री है जिसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। मान लीजिए आपको इस तरह के उद्योग, किस तरह क्राफ्टमैनशिप है, क्राफ्टमैनशिप उसमें शामिल होती है। उसमें जब हमने पिछली कक्षाओं में डिस्कस भी किया था, यानी स्पेशलाइज्ड वर्क भी उन्हें आता है। मान लीजिए कोई मधुबनी की पेंटिंग अपने घर में बनाता है, तो उस पेंटिंग को बनाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, उसे कागज चाहिए और कुछ पारंपरिक कलर का प्रयोग करके वो पेंटिंग बना सकता है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कम है। अब जो बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे कि हमें लोहा बनाना है किससे, अयस्क से, तो आयरन इंडस्ट्री इस तरह से, तो हमें इसमें लार्जर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो आप देखेंगे ये निजी उद्योग से ज्यादा पब्लिक सेक्टर के उद्योग में शामिल हैं, तो इसलिए इसमें पूंजी की मात्रा ज्यादा लगती है, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री खुलनी है, उसमें आपको एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा चाहिए है, आपको एक लार्जर हिस्से पे काम करवाना है। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार या बहुत जो बड़ी कंपनियां हैं वही इन्वेस्ट कर सकती है। तो पूंजी की मात्रा आकार को निर्धारित करने का काम करती है। दूसरा है श्रमिकों की संख्या, एक्टिव वर्कर मतलब किस तरह से शामिल, एक्टिव वर्कर मतलब, फिर मैं उसी उदाहरण पर लौटता हूँ जो एग्जाम्पल हमने दिया है कि मधुबनी की पेंटिंग के लिए जैसे घर में औरतें पेंटिंग का काम करती है, पुरुष भी करते हैं बेसिकली, तो उसमें एक ही औरत है, वो दिन भर पेंटिंग का काम करके एक पेंटिंग को तैयार करती है, 10 दिन में एक पेंटिंग को तैयार करती है। तो इसमें श्रमिकों की संख्या कम है, और श्रमिकों की संख्या कम होने के कारण आपका प्रोडक्शन भी कम देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्री में पाया जाता है। और लार्जर इंडस्ट्री है, मान लीजिए कोल इंडस्ट्री है, तो कोल इंडस्ट्री में हम क्या है कि हमें कोल इंडस्ट्री में एक्टिव वर्कर ज्यादा चाहिए, कोयले निकालने के लिए, मशीनों में उसकी ढुलाई के लिए, आगे ले जाने के लिए, उस प्रक्रिया को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो हमें बड़ी मात्रा में इनकी जरूरत पड़ती है। तो बेसिस ऑफ एक्टिव वर्कर के आधार पर हम आकार को तय करते हैं। तीसरा जो है उत्पादन की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने पीछे भी जो एग्जांपल लिया मधुबनी पेंटिंग का, कोई औरत 10 दिन में लगा के एक पेंटिंग बनाती है, और कोई हम मशीन लगाते हैं, मॉडर्न जो मशीन्स आपने देखा गया आपके घर में सीनरी है, या दिवाली पे आप सीनरी खरीदने जाते हैं तो वो मशीन से बनी हुई सीनरी भी देखते होंगे, तो वो एक दिन में 1000 पेंटिंग बनाती है मशीन, और वो प्रिंट मशीन है। और दूसरा क्या है, जो मधुबनी जो पेंटिंग बन रही है, जो औरत बना रही है, उसे 10 दिन में एक है। तो इससे आकार तय होता है कि किस तरह से, एक 10 दिन में एक बन रही है और एक दिन में 100 बन रही है, तो आप सोच सकते हैं कि किस इंडस्ट्री का आकार बड़ा होगा। इसके आधार पर हम इंडस्ट्री को 3 तरह से बांटते हैं। सबसे पहला कौन सा है, कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग। दूसरा क्या है, लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तीसरा क्या है, लार्जर स्केल इंडस्ट्री यानी बड़े या बृहत्तर उद्योग। आकार के आधार पर जो हमने वर्गीकरण को समझाया था कि इसमें कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं, तो हमने बेसिकली पूंजी यानी कैपिटल, पूंजी लेबर या वर्कर, एक्टिव वर्कर यानी श्रमिक, और तीसरा जो कारक था वो प्रोडक्शन यानी उत्पादन। इन 3 कारकों के जो सम्मिलित प्रक्रिया है, इनको मिला के हम आकार तय करते हैं पूंजी, श्रमिक और उत्पादन के आधार पर। तो इन पूंजी, श्रमिक और उत्पादन जो कारक हैं, इनके आधार पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, इसे 3 तरह से विभाजित करते हैं, यानी इसका आकार तय करते हैं। तो कुटीर उद्योग के लिए कहते हैं, कुटीर उद्योग वह उद्योग है
जो कि बेसिकली घरों में लगाए जाते हैं या जिसमें क्राफ्टमैनशिप शामिल होती है या जिसे हम हस्तकला कहते हैं। आपने सूरजकुंड में देखा होगा जब वो मेला लगता है तो बहुत सारे क्राफ्टमैन आते हैं, हस्तशिल्पकार आते हैं, तो वो अपनी प्रदर्शनी लगाता है, अपने सामान बेचते हैं। तो इस तरह की जो इंडस्ट्री है वो घरों में लगाई जाती है। इसमें एंसेस्ट्रल एफिशिएंसी शामिल होती है। एंसेस्ट्रल एफिशिएंसी का मतलब है एंसेस्ट्रल एफिशिएंसी एंसेस्ट्रल एफिशिएंसी का मतलब है यानी अपनी पूर्वजों की दक्षता, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ने सीखा, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी ने सीखा है, तो इसमें ये शामिल होता है। यानी मधुबनी पेंटिंग बनाने वाले हैं, उन्होंने कोई ऐसे नहीं है कि एक ही बार में सीख लिया, उन्होंने कोई ड्राइंग कोर्स किया है, उन्होंने यह सब सीखा अपने पूर्वजों से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसका हस्तांतरण हुआ है। तो इसमें क्या है कि इसमें ये जो वर्ड है एंसेस्ट्रल एफिशिएंसी एक महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है कुटीर उद्योग के लिए। तो एंसेस्ट्रल एफिशिएंसी में मधुबनी बनाने वाली जो औरतें या पुरुष हैं उनसे उनके बच्चे सीखते हैं, उस काम को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। और इस तरह के उद्योग घरों में ही लगाए जाते हैं। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, आप ऐसे ढेरों एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे आप दुकानों पर आप पता नहीं मिलता है कि नहीं है, सामान लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि पहले जो कागज के जो पाउच थे अखबार से बने हुए, उसको भी हम शामिल करते हैं, उसको भी हम शामिल कर सकते हैं। और ये केवल जीविका के साधन है। कुटीर उद्योगों की विशेषता क्या है? कुटीर उद्योगों में जो बनाता है यानी डिजाइनर भी वही है, वर्कर भी वही है और प्रोड्यूसर भी वही है और बेचने वाला भी वही है। यानी सारी प्रक्रियाओं में यह व्यक्ति केंद्रित हो जाता है कि एक ही व्यक्ति सारे कार्य कर रहा, बेचने का भी, बनाने का भी, उसको डिजाइन करने का भी। ठीक है, तो ये कुटीर उद्योग होते हैं। इसमें कम पूंजी का इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें जो अधिशेष कहते हैं सरप्लस। मान लो कि पेंटिंग कभी बनाई, 3-4 बनाई, अब 3-4 पेंटिंग तो अपने लिए बना दिया, पारंपरिक कामों में हम उस पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। पर जब पेंटिंग हम और ज्यादा बनाने लगे, जब खाली समय मिलता, जैसे वो लोग होते हैं किसानी करते हैं, किसानी के बाद जब उनकी फसलें खेत में होती हैं और जब वो खाली समय होता है तो वो पेंटिंग बनाते हैं, तो ये उनका सरप्लस है और उसी सरप्लस को वो बाजार में बेचते हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिससे बहुत ज्यादा फायदा हो, लेकिन सरकार के प्रयासों से हम इस इंडस्ट्री में पैसा लगाकर और इनको बढ़ावा दे सकते हैं ताकि ये लोग और बेहतर कर सके। इस कुटीर उद्योग से हम अपने संस्कृति को भी समझ सकते हैं कि किस तरह की क्राफ्टमैनशिप हमारे देश में शामिल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दूसरा जो है वो है लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आप ये समझेंगे कि ये लघु उद्योग हैं, ये कुटीर उद्योगों से बड़े होते हैं। कुटीर उद्योग जहाँ घरों में लगाए जा सकते हैं या इनके लिए बहुत ही सीमित स्थान चाहिए है, ये जो कुटीर उद्योग है ये घर से बाहर लगाए जा सकते हैं। इनके लिए थोड़े बड़े स्थान की जरूरत है। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर की दुकान है या जैसे उद्योग कहेंगे, तो उसके लिए कुछ जरूरी सामान जुटाना पड़ता है, कुछ हाथ से भी करना पड़ता है, कुछ जरूरी मशीनें भी होती है, लकड़ी काटने की मशीन है और उसको रन्ना यानी उसको प्लेन करने की मशीन है, उनको जोड़ने की मशीन है, तो इस तरह की मशीन उसमें शामिल होती हैं। तो इसमें कुटीर उद्योग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता कि उसे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग कह सके। तो इनमें भी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी इनमें क्या है कि वर्कर काम करके ही सीखते हैं। तो इसमें भी हम जब लघु उद्योग को हम डिफाइन कर रहे हैं तो पूंजी, श्रमिक उत्पादन यानी कैपिटल, वर्कर और प्रोडक्शन आप देख सकते हैं कि किस तरह का होता है। ये
बेसिस पे किया जाने वाला काम है। ये इस तरह से नहीं कि जब हम फ्री हैं या अपनी क्राफ्टमैनशिप या अपने मनोरंजन के लिए या अपने समय को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो लघु उद्योगों में कौन से उद्योग, जैसे मैंने लकड़ी उद्योग, लकड़ी या फर्नीचर उद्योग का मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे आप और एग्जाम्पल छोड़ सकते हैं, वो मैं आपकी तरफ छोड़ता हूँ। तीसरी जो है बड़े पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योगों को मॉडर्न इंडस्ट्री भी कहते हैं, मॉडर्न इंडस्ट्री। और बड़े पैमाने के उद्योग के बारे में मैं बात भी कर चुका हूँ कि बड़े पैमाने के उद्योग का विकास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से हुआ, औद्योगिक क्रांति से। और औद्योगिक क्रांति का मैंने आपसे क्लास में भी जिक्र किया था कि औद्योगिक क्रांति में ऐसा क्या हुआ जिसे हम उसे क्रांति कह रहे हैं, हम परिवर्तन नहीं कह रहे हैं। तो औद्योगिक क्रांति में जो महत्वपूर्ण कारक था वो ऊर्जा का बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों में या यातायात में प्रयोग किया जाना था। जैसे कि जेम्स वॉट के जो भाप का इंजन था या स्टीम इंजन था, उसके फलस्वरूप इंडस्ट्री का स्वरूप बदल गया, मशीनों का विकास हुआ, जिसमें हम जो हम कपड़ा एक दिन में बना रहे थे या 10 दिन में बना रहे थे, उस कपड़े का उत्पादन एक दिन में ही होने लगा। यानी फिर से मैं एग्जांपल दूंगा कि 1 मीटर कपड़ा बनाने में हमें लगता था 10 दिन, अब हमें 1 मीटर कपड़ा बनाने में लग रहा है सिर्फ 1 घंटा। तो 24 घंटे में 24 मीटर कपड़ा और 10 दिन में कितने हो गए, 240 मीटर कपड़ा। तो देखते हैं प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ये लार्जर स्केल इंडस्ट्री। अब लार्जर स्केल इंडस्ट्री में हमें मजदूरों की आवश्यकता ज्यादा होती है, यानी लेबर, नंबर ऑफ लेबर या नंबर ऑफ वर्कर कहेंगे, नंबर ऑफ वर्कर ज्यादा होते हैं। इसमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है इन दो के बनिस्बत। और तीसरा क्या, पूंजी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। ये या तो बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर सकती हैं या जो सरकारें वो इन्वेस्ट करती हैं। अब आप समझ के देखिए कि मान लीजिए हमें आयरन इंडस्ट्री लगानी है, तो आयरन इंडस्ट्री ऐसे तो नहीं हम घर में खोल सकते हैं, घर में नहीं खोल सकते, या हम कुछ लोगों को लगा के, कुछ लोगों का समूह लगा के हम उसे खोल सकते हैं। इसके लिए हमें लार्जर स्केल पर, जैसे नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, लार्जर स्केल पर हमें पूंजी चाहिए, हमें श्रमिक चाहिए, हमें उत्पादन चाहिए। आयरन इंडस्ट्री का आप समझे कि आयरन को निकालने के लिए हमें मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है, उसमें मजदूर भी चाहिए। फिर उस आयरन निकली हुई चट्टानों को जिस स्थान पर आयरन को संश्लेषित करा जाता है, जैसे चट्टानों से मतलब लौह अयस्क कणों को अलग करा जाता, उसमें मजदूरों की बड़ी संख्या चाहिए। फिर उसकी माल की ढुलाई के लिए अलग अलग जगह पे उसके लिए मजदूरों की बड़ी संख्या चाहिए। और इन सब के मजदूरों के साथ साथ हमें क्या चाहिए, कैपिटल का बिग इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, है ना, या लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल चाहिए। फिर हमें, क्योंकि हम लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया है और हमने नंबर ऑफ लेबर ज्यादा है, तो इससे हमारी उम्मीद भी बड़ी हो जाएगी, तो इसे हम प्रोडक्शन भी बड़ा करना पड़ेगा, तभी तो हमें फायदा होगा। इसका इन दोनों का कॉस्ट हमें निकालना है, प्रॉफिट निकालना, तो हमें प्रोडक्शन सरप्लस तो नहीं, मतलब प्रोडक्शन लार्जर करना पड़ेगा, ताकि हम ये अपनी पूंजी का से भी प्रॉफिट ला पाए और अपने लेबर को भी हम कुछ दे पाए। तो इसमें आप आयरन इंडस्ट्री है, या आपके आसपास में कहूँ कि सबसे पास में जो गुड़गांव में एग्जाम्पल देख सकते हैं, मारुति उद्योग है, उसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, मॉडर्न इंडस्ट्री। तो उस मॉडर्न इंडस्ट्री की, जैसे ही मैं गुड़गांव की मारुति उद्योग का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो उसमें एक और कुछ जरूरी बातें जोड़ देते हैं, वो मॉडर्न इंडस्ट्री, उसमें मशीनों का प्रयोग होता है, स्पेशलाइज्ड वर्कर होते हैं। मतलब कि क्लास में भी डिस्कस, स्पेशलाइज्ड वर्कर का मतलब जो, अगर मारुति में जो शीशे वाला काम देखता है, यानी विंडो का काम देखता है, सिर्फ वो मजदूर वही काम देखेगा, उसी मशीन को संभालेगा शीशे से जुड़ी हुई। इसमें कई तरह की प्रोसेसिंग होती है और असेंबलिंग होती है, तो ये उद्योग बहुत ही विशेषीकृत या स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो आज हमने उद्योगों